तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेंटली अनस्टेबल लोगों की कमी नहीं है। कोई सिटी को बर्बाद कर देता है, तो कोई अपने साथियों पर अटैक कर देता है, और कोई तो सीधा मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए आज हम मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थेना के बारे में, जो एक इटर्नल है। ये सुपर पावर्ड बीइंग्स होते हैं जो सेलेस्टियल ने बनाए प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटेलिजेंट लाइफ को ग्रो करने के लिए। थैना एक वॉरियर है जो कॉस्मिक एनर्जी से वेपन बना सकती है, जैसे स्वॉर्ड, स्पीयर और शील्ड। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के साथ एक प्रॉब्लम है, इसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी। थैना को कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां वो सडनली लॉस्ट हो जाती है या अपने टीममेट्स पर अटैक कर देती है। ये सब होता है मैडवेयर की वजह से। अब क्वेश्चन आता है, ये मैडवेयर क्या है? बेसिकली मैडवेयर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो सिर्फ इटर्नल्स को अफेक्ट करती है। इटर्नल्स इमॉर्टल होते हैं, मतलब ये लोग बूढ़े होकर कभी नहीं मरते, लेकिन उनके क्रिएटर सेलेस्टियल हर मिशन के बाद उनकी मेमोरीज को इरेज कर देता है ताकि वो नए प्लैनेट पर जाकर नई शुरुआत कर सके। लेकिन ये मेमोरी इरेजिंग परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती है, और जब ये मेमोरीज थैना के माइंड में क्लैश करती है तो उसका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, और रिजल्ट में हमें कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और वायलेंट आउटबर्स्ट देखने मिलता है। थैना को फ्लैशबैक आते हैं जहां वो अपने आप को पुराने मिशंस में देखती है और उसका कंट्रोल चला जाता है अपने बॉडी पर से। एक सीन में थैना सडनली अपने टीममेट गिलगमेश पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी एनिमी से फाइट कर रही है। ये मैडवेयर इफेक्ट है। उसका माइंड रियलिटी और मेमोरीज के बीच में फंस जाता है, और ये कंडीशन सेलेस्टियल के डिजाइन का साइड इफेक्ट है। और सेलेस्टियल के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उसके अंदर बग्स और ग्लिचेस देखने मिल जाते हैं। दूसरा बीइंग है मून नाइट। मून नाइट का असली नाम मार्क स्पेक्टर है, लेकिन मार्क का दिमाग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसे DID मतलब डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती है, और मार्क के केस में ये मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट और जेक लोकली है। वैसे कॉमिक्स में मून नाइट के अंदर और भी पर्सनैलिटीज देखने मिल जाती है। हर एक का अपना वाइब, अपनी मेमोरी और अपना स्टाइल है। आप सोचो, एक ही बॉडी में 3 अलग अलग लोग। यही वजह है जिसकी वजह से मून नाइट को मेंटली अनस्टेबल का टाइटल मिला है। जब मार्क का दिमाग स्ट्रेस या ट्रॉमा से ओवरलोड हो जाता है तो वो अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट करता है। बेसिकली मार्क ने बचपन में बहुत सारे हैवी ट्रॉमास देखे हैं। उसकी मॉम उसके साथ अब्यूसिव थी, और उसके भाई की डेथ का गिल्ट उसको हमेशा सताता है। ये सब इतना इंटेंस था कि उसका दिमाग में अलग अलग पर्सनैलिटीज बनना शुरू हो गई। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। बेसिकली कॉन्शु, जो एक इजिप्शियन मून गॉड है, मार्क इसका अवतार है, मतलब उसका वॉरियर। लेकिन कॉन्शु थोड़ा मैनिपुलेटिव है और मार्क को वॉलेंट मिशंस पर भेजता है। प्रॉब्लम यह है कि मार्क के अल्टर्स और कॉन्शु के ऑर्डर्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। MCU हीरोज जैसे थॉर या स्पाइडरमैन के स्ट्रगल मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, जैसे सुपर विलन से लड़ना या फिर एलियन से फाइट करना। लेकिन मून नाइट का असली विलन उसका खुद का दिमाग है, इसलिए उसकी स्टोरी यूनिक होती है। स्कारलेट विच यानी वंडा मैक्सिमोफ को मेंटली अनस्टेबल माना जाता है, और उसके भी कुछ रीजंस है, जैसे इसके ट्रॉमा और लॉसेस। वंडा के साथ बहुत बड़े दुख हुए हैं। उसके पेरेंट बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, हाइड्रा ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसका भाई पेट्रो भी मारा गया। सबसे बड़ा झटका था उसके विजन की डेथ, जिसको उसने खुद किल किया, और फिर थैनोस ने दोबारा उसकी आंखों के सामने उसे मार दिया। ये सब देखकर उसकी मेंटल स्टेट खराब होती गई। वंडा अपने ग्रीफ से डील करने के लिए एक झूठी रियलिटी बनाती है जहाँ वो विजन के साथ नॉर्मल लाइफ जीती है, पर इसमें उसने पूरे टाउन को होस्टेज बना लिया था, जो दिखाता है कि वो रियलिटी से कितना डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वंडा पूरी तरीके से स्कारलेट विच बन जाती है, और अपने किड्स बिल्ली और टॉमी को पाने के लिए मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके यही एक्सट्रीम एक्शंस और ऑब्सेशन उसे मेंटली इनस्टेबल दिखाता है। वैसे डार्क होल्ड का करप्शन उसके इमोशंस को और ज्यादा अनस्टेबल कर देते हैं। उसका ग्रेफ और गुस्सा उसकी पावर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाता है। ब्रूस बैनर, जो एक गामा रेडिएशन एक्सीडेंट से हल्क बन जाता है। यह एक्सीडेंट सिर्फ ब्रूस की बॉडी नहीं बदलता, बल्कि उसकी लाइफ को एक नाइटमेयर बना देता है। हल्क एक अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर है जो एंगर या स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। ब्रूस को लगता है कि एक कर्स है और वो इसे क्योर करना चाहता है। इसी वजह से ब्रूस को डर रहता है कि हल्क की वजह से वो किसी को हार्म ना कर दे। ये कांस्टेंट फियर और आइसोलेशन उसे मेंटली अनस्टेबल बना देता है। द एवेंजर्स में ब्रूस थोड़ा कंट्रोल दिखाई देता है। वो बोलता है आई एम ऑलवेज एंग्री और हल्क बन जाता है, लेकिन ये कंट्रोल अभी परफेक्ट नहीं था। हल्क अभी भी एक अलग एंटिटी होता है, और ब्रूस को हमेशा डर रहता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के अटैक के बाद हल्क बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है फाइट करने के लिए, और ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। ब्रूस को रियलाइज होता है कि वो और हल्क सेपरेट एंटिटीज नहीं रह सकते, उसको एक सोल्यूशन चाहिए जहाँ दोनों को एग्जिस्ट कर सके। एंड गेम के टाइम जंप के बाद ब्रूस एक नए अवतार में आता है, प्रोफेसर हल्क। वो कहता है कि उसने 18 महीने लगा दिए गामा लैब में, और फाइनली उसने अपना ब्रेन और हल्क की ताकत को कंबाइन कर लिया, और अब वो हल्क की स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन ब्रूस के इंटेलिजेंस के साथ। प्रोफेसर हल्क की ये जर्नी एक साइकोलॉजिकल लेसन है कि अपनी इनर डीमन को एक्सेप्ट करो और वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकता है। सेंट्री, मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो जो सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है अपनी बेस फॉर्म में, लेकिन ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है। सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक नॉर्मल बंदा था जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम का हिस्सा बना और बन गया मार्वल का सबसे ओपी सुपर हीरो।
ये ऑलमोस्ट गॉड लेवल कैरेक्टर है, लेकिन ये पावर के साथ एक बड़ा कर्स देखने मिला जिसका नाम है द वॉइड, एक डार्क एंटिटी जो सेंट्री के अंदर ही रहता है और यही से शुरू होती है उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी की कहानी। वॉइड कोई अलग विलन नहीं है बल्कि सेंट्री की डार्क साइड है। जब भी सेंट्री बॉडी पर से कंट्रोल लूज करता है वॉइड बाहर आता है और तबाही मचाता है। बेसिकली रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जब एक नॉर्मल इंसान था तब उसे ड्रग एडिक्शन और लो सेल्फ एस्टीम का इशू था। सेंट्री प्रोजेक्ट के बाद उसकी पावर्स तो बढ़ गई लेकिन उसके मेंटल इश्यूज भी एम्पलीफाई हो गए। बॉब को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स है, मतलब उसका दिमाग हमेशा एक बैटल ग्राउंड बना रहता है। सोचो अगर तुम्हारे पास इतनी पावर हो कि एक गलती से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है तो कितना प्रेशर होगा। और सेंट्री को इसी बात का डर लगा रहता है कि अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो वॉइड बाहर आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन कॉमिक्स में कई सारे कैरेक्टर्स सेंट्री के मेंटल हेल्थ इशू का फायदा उठा चुके हैं और हो सकता है बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए डॉक्टर डूम भी सेंट्री को यूज कर ले। ग्रीन गॉब्लिन मतलब नॉर्मन ऑसबॉर्न को हमने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ वो अल्टरनेट यूनिवर्स से आता है। गॉब्लिन एक अनप्रिडिक्टेबल सुपर विलन है क्योंकि गॉब्लिन को स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है जो उसकी सेरम की देन है। नॉर्मन ऑसबॉर्न कई साल पहले सुपर सेरम लेता है जो उसको सुपर ह्यूमन लेवल तक ले जाती है, पर साथ में उसका माइंड भी टूट जाता है। ये सेरम एक अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, द ग्रीन गॉब्लिन, एक पावर हंग्री पर्सोना जो नॉर्मन से बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑसबॉर्न कहता है कि उसके दिमाग में एक वॉइस है, ये वॉइस ग्रीन गॉब्लिन की होती है जो उसको कंट्रोल करता है। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी क्लियरली दिखाता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मेंटली स्टेबल नहीं है। नॉर्मन खुद कहता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन के एक्शन से डरता है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पीटर तो एक सेरम भी बनाने की कोशिश करता है नॉर्मन को नॉर्मल करने के लिए, मतलब पीटर को यकीन है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो फिक्स हो सकती है। लेकिन यही थे वो कुछ कैरेक्टर्स जो मेंटली अनस्टेबल हैं। अब अगर आपको लगता है किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।